हेलो फ्रेंड, 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के रिज़ल्ट के बाद जो आपको कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लोग पहले राउंड की काउंसलिंग से खुश नहीं हैं और वो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड या आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या उनको रिजर्वेशन या आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपने अगर जो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है, तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उसमें बता दिया है आपको कि कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। क्योंकि वहाँ पर सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको कॉलेज को फ्रीज़ करना है, या आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो उसको फ्रीज़ नहीं करना है। ये दो ऑप्शन है वहाँ पर, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं अगर जो आप रिज़ल्ट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर जो आपके मन में काउंसलिंग से संबंधित कोई डाउट है, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप पूरा फुल हो, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग हुई है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 की सीट आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों व आरक्षण के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स मैंने की है, इन हाइलाइट्स को आपको समझना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि लॉगिन आईडी आपके पास होना चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर। यह जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके पास होनी ज़रूरी है। और पूरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, इसमें आपको इन सभी चीज़ों को एक्टिव रखना है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इन्हीं माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा एक संदेश ऐप भी बनाया गया है, जिस पर काउंसलिंग से संबंधित सभी बातें बताई गई हैं। आगे बताया जा रहा है काउंसलिंग हेतु दिए गए निर्देश की प्रिंट कॉपी लेकर पूरी तरह निर्देशों का अध्ययन कर लें। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही निर्देश हैं। इसमें बताया गया है प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क 250 रुपये लगेगा की रसीद, जमा शुल्क की रसीद, सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर एवं एडमिशन लेटर की एक एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रख लें। तो इन डॉक्यूमेंट को जो मैंने नाम बताया, मैं एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट। जो आपका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र है, जो स्कोर कार्ड है आपका, जो रैंक कार्ड जारी किया गया था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो आपने जमा किया था उसका फॉर्म और उसकी रसीद, जमा प्रवेश शुल्क की रसीद, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो मिलेगा डीवी के समय। जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक वेरिफिकेशन लेटर दिया जाएगा। इसके बाद आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा, जिसको ज्वाइनिंग लेटर भी आप कह सकते हैं। इन सब की जो फ़ोटो कापी हो वो आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि इनका भविष्य में काम लग सकता है। फिर आगे बताया जा रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया है तो सामान्य निर्देश। तो यह बताया जा रहा है कि जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए शेड्यूल जारी किया गया। आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार संपादित होगी। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से होगी और निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखना होगा। तो आपको पता होगा कि 8 चरणों में काउंसलिंग हो रही है और 7 सितंबर से स्टार्ट है, 25 अक्टूबर तक चलेगी। मोटी मोटा देखा जाए तो लगभग 1 महीने की काउंसलिंग चलेगी, 1 महीने से ऊपर। और जो काउंसलिंग होगी ये 8 चरणों में होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, यानी जो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसकी जो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट है उसको घटाया भी बढ़ाया जा सकता है। ये सब आयोग पर निर्भर करता है। आगे बताया जा रहा है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो नहीं वो जाति सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो उसके विषय में बताया जा रहा है आरक्षण एवं उपवर्ग प्रमाण पत्र, जैसे कोई दिव्यांग है या सैनिक कैंडिडेट है या स्वतंत्रता सेनानी है, तो जो भी डॉक्यूमेंट जिसके लिए ज़रूरी है वह डॉक्यूमेंट अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने जाएगा तो उन सबको सही करके लेकर जाएगा साथ में, यह बताया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। यहाँ पर आप जो निर्देश हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है।
क्या बताया जा रहा है, इसलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर जो आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, या आप अगर सैनिक कैटेगरी से हैं क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ। आगे बताया जा रहा है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। तो ये तो आप जमा ही कर चुके होंगे। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के लिए एक सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जाएगा। हाँ, तो जो ऑनलाइन माध्यम से आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे करवाएंगे, तो उसके लिए आप नज़दीकी जो आपके नज़दीक में ज़िला स्तर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा उस गवर्नमेंट कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका चयन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। यानी काउंसलिंग तो आपको ऑनलाइन करवानी होगी, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो DV होगा उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सहायता केंद्र बनाया गया है वहाँ पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वह उस समय ही यह सूचना मांगी जाती है, तो वहाँ पर आपको भरना पड़ता है और जो विकल्प आप भर देंगे आपको अपना DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे जाकर करवाना होगा। यहाँ बताया जा रहा है प्रथम चरण से 5 चरण तक की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र संबंधी कितने चरण, पहले चरण से लेकर 5 चरण तक की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश संबंधी समस्त कार्य चयनित जो सहायता केंद्र के माध्यम से ही पूरे किए जाएंगे। अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करे, यानी आपको अपना नज़दीकी जो सेंटर है उसका चुनाव करना होगा। अभिलेख सत्यापन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य सभी काउंसलिंग संबंधी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी कंप्यूटर, टैब या स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकता है। आगे बताया जा रहा है अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण, उपवर्ग व राज्य अर्हता में त्रुटि है तो उसे परिवर्तित कर सकता है। यानी आपको यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप आपके जन्मतिथि में, लिंग में या आरक्षण संबंधी, उपवर्ग या राज्य अर्हता में कोई त्रुटि है तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन आपको करना है, इसके लिए आपको विवरण पुस्तिका के प्रश्न नंबर 4 पर अंकित बिंदु 3 को देखना होगा। इसके अलावा हम नीचे आगे बात करेंगे कि अगर आपसे कहीं जन्मतिथि भरने में गलती हो गई है या आप जेंडर सेलेक्ट करते समय कहीं पे गलती कर दी है, मेल का फीमेल कर दिए, फीमेल का मेल कर दिए, या आपको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उसमें आपने गलती कर दी है, या आपने कहीं पे स्टेट गलत चुन लिया है, तो उन सब में जो भी गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जाएगा इसके विषय में भी हम आगे बताएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण के काउंसलिंग प्रक्रिया के पात्र होंगे। यानी ऐसे कैंडिडेट जो यूपी के नहीं हैं, यूपी से बाहर के हैं, तो वो चौथी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें सम्मिलित होंगे। यानी पहली, दूसरी, तीसरी ये केवल स्पेशली यूपी कैंडिडेट के लिए है। यानी जो यूपी से कैंडिडेट है या यूपी से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है वही कैंडिडेट पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे वो चौथी काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी जो 250 रुपये लगेगी। काउंसलिंग फ़ीस समस्त चरणों में केवल एक बार ली जाएगी। यानी जो 250 रुपये लिए जाएंगे ये काउंसलिंग फ़ीस होगी, ये एक बार लिए जाएंगे, चाहे आप पहली काउंसलिंग में भाग लें, दूसरी में, तीसरी में, किसी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, और यह वापस नहीं होगा, यह नॉन रिफंडेबल है। आगे बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिल करेंगे। यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने कॉलेज का चुनाव कर पाएंगे। यानी जो चॉइस फिलिंग ऑप्शन होगा वो 3rd नंबर पर ओपन होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपने कॉलेज का चयन करेंगे। और वरीयता क्रम कैसे देंगे उसमें बताया जा रहा है कि चयन का जो क्रम होगा वो ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जाएगा। यानी जो आप कॉलेज वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो पहले नंबर पर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा जाएगा। यानी अगर आपको पहला मिल गया तो दूसरा नहीं दिया जाएगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहने का मतलब है सबसे पहले जो ऊपर आएगा उसको दिया जाएगा, उसके बाद नीचे वाला इस वरीयता क्रम में रखा गया। वही यहाँ पे बताया गया कि चयन के क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जाएगा। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि विकल्प लॉक करने के उपरांत उस चरण में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी जब तक आप जो आप कॉलेज का चुनाव करेंगे उनको आप जब तक लॉक नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उन कॉलेज को बदल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं,
ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने कॉलेज लॉक कर दिया फिर आपके विकल्प वो सबमिट हो जाएंगे और उनमें दोबारा बदलाव संभव नहीं होगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम 3 चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी, यानी जो पहली, दूसरी, तीसरी राउंड में की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं वो असीमित विकल्प भर सकते हैं, क्योंकि 1600 समथिंग कुछ कॉलेज हैं तो उन सभी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। लेकिन चतुर्थ चरण में समस्त अभ्यर्थी अपने विकल्प में परिवर्तित कर पाएंगे। केवल 10 विकल्पों का चयन उनको दिया करने का मतलब अवसर दिया जाएगा, यानी जो पहले, दूसरे, तीसरे के कैंडिडेट होंगे वो तो असीमित कितने भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन चौथे चरण से जो भी कैंडिडेट भाग लेगा काउंसलिंग में वो उनके पास केवल 10 विकल्प होंगे, यानी वो केवल मैक्सिमम 10 विकल्पों का चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो आपको सीट आवंटित नहीं होती है तो आप 5वें चरण में सीट जो आपने विकल्प दिए हैं उनके विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रत्येक चरण में चयनित विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन को मैं समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक आपके काउंसलिंग से संबंधित डाउट थे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित डाउट थे या कोई भी डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि छठे चरण से अंतिम चरण तक केवल 10 विकल्प चयन करना होगा। जैसे आपको मैंने बताया कि पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इसमें तो आप असीमित विकल्प भर सकते हैं। इसके अलावा चौथे राउंड से लेकर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें इन सभी में 10-10 विकल्प आपको भरने के लिए दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा आप विकल्प नहीं भर सकते, वहाँ पर सीमा होगी और सीट आवंटन केवल एक बार किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीट आवंटन प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटित होगी। अभ्यर्थी का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्पों, आरक्षण सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक सीट आवंटित की जाएगी। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि फ्रीज और फ्लॉट विकल्प किस प्रकार स्टूडेंट चयन कर सकता है उनका। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लॉट विकल्प क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जो आपको सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटित कर दी गई नहीं, जिनको अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि अपने कॉलेज में बदलाव चाहते हैं, तो उनके लिए फ्लॉट विकल्प उपलब्ध कराया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी फ्लॉट विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्योरिटी धनराशि 3000 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर जो आप सीट परिवर्तित करना चाहते हैं सिक्योरिटी के रूप में, ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। आगे बताया जा रहा है कि द्वितीय और तृतीय चरण में कोई अहर्य हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो आप फ्लॉट का विकल्प चयन करते हैं और 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करते हैं तो द्वितीय और तृतीय चरण के लिए योग्य हो जाएंगे आप, यानी द्वितीय तृतीय चरण में की काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। और फिर तब तक वह चीज़ मान रहेगी, यानी यह फीस तब तक सिक्योरिटी फीस मान रहेगी जब तक आपको कॉलेज आवंटित नहीं कर दिया जाता है। आगे बताया जा रहा है तृतीय चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी एवं जमा सिक्योरिटी जो पैसा होगा वो जब्त कर लिया जाएगा। यानी आप सबसे पहले आप प्लॉट विकल्प का चयन करेंगे, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी फीस जमा होगी, उसके बाद द्वितीय और तृतीय चरण में आप भाग लेने के योग्य होंगे और सीट आवंटित हो जाने के पश्चात अगर वो आप अपना डीवी नहीं करवाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस जमा जो है वो जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा फ्रीज के विषय में बताया जा रहा है कि फ्रीज अगर कोई कैंडिडेट चुन लेता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी को लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा और जो भी शुल्क होगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा। यानी फ्रीज विकल्प आपने चुन लिया तो मतलब आपने अपनी सीट फ्रीज कर ली, लॉक कर दी। अब आपको कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थियों का जो फ्रीज का विकल्प है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यानी फ्रीज और जो फ्लॉट का विकल्प है, इसमें जो फ्रीज ऑप्शन है ये केवल पहले, दूसरे और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है उसमें काम करेगा। यानी तीसरे चरण के बाद अगर जो कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको जो चौथे चरण में भाग ले रहा है तो उसको फ्रीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा और वो उसको जो भी सीट दी जाएगी वो ऑटो ही फ्रीज हो जाएगी और उसको जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर जो वह नहीं करवाता है तो उसका जो
प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया है कि तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी स्वतः जो अभ्यर्थी हैं स्वतः फ्रीज हो जाएंगे तथा उन्हें सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लॉट का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। यानी आप अगर सेकेंड पहले राउंड में और दूसरे राउंड में आपको इनमें से कोई एक विकल्प चुनना होगा फ्रीज या फ्लॉट से, कि आप सीट को लॉक करना चाहते हैं या लॉक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद तृतीय चरण के बाद यह विकल्प ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको जो भी सीट अलॉट की जाएगी वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। आपको उस कॉलेज में प्रवेश लेना ही होगा, नहीं तो आपका प्रवेश समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया आप लेख सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के तृतीय चरण के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज हो जाएंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे बताया जा रहा है कि छठे चरण से अंतिम चरण तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निवारण, मतलब वही आगे जो तीसरे चरण के बाद आपका जो क्या क्या होगा, सबसे पहले आपका जो फ्रीज ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और ऑटो फ्रीज सब कुछ हो जाएगा। और चाहे पाँचवा चरण हो चाहे छठा चरण हो, उसमें सभी में वही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा इन चरणों में यानी तृतीय चरण के बाद जो भी चरण लागू होंगे उनमें यूपी का कैंडिडेट हो चाहे बाहर का कैंडिडेट हो, वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाती है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो भी सहायता केंद्र हो वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ बात की जा रही कि अगर जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है यदि किसी, तो उसको कैसे सुधार जाएगा उसके विषय में बताया जा रहा है कि यदि कमी इस प्रकार की है जिसका निराकरण संभव नहीं है, जैसे आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपको कोई सीट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यदि कमी इस प्रकार की है जिससे अभ्यर्थी की जो सीट का आरक्षण है उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे आप SC ST ऐसे कैटेगरी आपने गलत कर दी है, तो उस कंडीशन में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए क्या बताया जा रहा है कि परंतु अभ्यर्थी के पास आरक्षण उपवर्ग का प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब आपने SC ST भर दिया लेकिन आप प्रमाण पत्र वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है उसके टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइमिंग को। और यह कब कैसे होगा, यह अभ्यर्थी के लिखित सहमति के आधार पर होगा। सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि बताया गया कि कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वह चाहे कि हमें आरक्षण का लाभ मिले तो उसको नहीं मिल सकता। फिर आगे बताया गया है कि अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थी के जेंडर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अन्य राज्य स्तर से उत्तर प्रदेश के राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यानी कोई अदर स्टेट का है कैंडिडेट, वो चाहता है कि हमें यूपी के आधार पर, यानी यूपी की कैंडिडेट की वरीयता के आधार पर हमें सीट आवंटित कर दी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं हो सकेगा। लेकिन आगे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किए जाने पर, हाँ, अगर कोई यूपी का कैंडिडेट है वो चाहता है कि हम कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाए और मुझे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए, तो वह चौथे राउंड से भाग ले सकेगा, क्योंकि चौथा राउंड जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो पहला दूसरा तीसरा जो राउंड है वो यूपी के कैंडिडेट के लिए है और चौथा राउंड जो है यूपी के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनके लिए है। तो आप अगर जो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन हम किसी बाहर के स्टेट को अपना, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं यार, ऐसा कोई चूतिया थोड़ा जो कर लेगा। फिर आगे बात करते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क कितना रहेगा, तो अब यहाँ बताया जा रहा है अभिलेख सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे। और शुल्क कितना जमा होगा, 3000 रुपये जमा होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट या आपको एडेड कॉलेज मिलता है जिसको अनुदानित कॉलेज कहते हैं, तो उसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। लेकिन निजी कॉलेज अगर जो कोई है तो उसमें आपको संस्था में जाकर 3000 रुपये जमा करना होगा। और जो शुल्क है, निर्धारित जो प्रवेश शुल्क है, इसके विषय में अगर जो आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिस से ये वेबसाइट दी गई है कि विवरण पुस्तिका 2022 पर आप इसको देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अधिक निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है, यानी कहीं पर प्रवेश शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है आपसे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है, तो उसके लिए आप किसी नज़दीकी जो सहायता केंद्र है, राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केंद्र या संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जो लखनऊ कार्यालय में, वहाँ पर आप लिखित शिकायत दे सकते हैं और उस संस्था में प्रवेश ले सकते हैं।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोविज़नल एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोविज़नल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी एडमिशन लेने के बाद आपको एक प्रोविज़नल लेटर डाउनलोड करना होगा, जिसको आप सुरक्षित अपने पास रख लेंगे, भविष्य में आपके काम आएगा। फिर आगे बताया जा रहा है अभ्यर्थी का ऑनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी माना जाएगा, इसलिए संस्था में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम तिथि से पूर्व जरूर करवा लेना है। आगे बताया जा रहा है यदि अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, डीवी आपने कराया वहाँ पर आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट ले जाना है पूरी तरीके से तैयार करके फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो नोट कर लिए, सबसे पहले आपको 10th 12th ये दोनों जो मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट, इनको लेके जाना है। इसके अलावा आपको जो वेबसाइट से स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड दिया गया है उसको डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है। जो आपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के इसमें एडमिट कार्ड आपके पास था वो एडमिट कार्ड आपके पास रखना है आपको। रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्लिप जो है आपको मिली है, 250 रुपये आपने जमा किए थे, वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्लिप है उसको आपको लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसको भी साथ ले जाना, हो सकता है वहाँ पर काम लग जाए। इसके अलावा जाति आय निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर जो आपको रिजर्वेशन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए और आप यूपी के स्थायी निवासी हैं, इसका प्रमाण कैसे देंगे, इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे चाहिए। आप किस कैटेगरी के लिए, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा जब आप छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस ये तीनों फॉर्म वहाँ पे मतलब आपके पास तीनों ये चीज़ें होनी चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति आय और निवास, तीनों प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। कम से कम आप 5 फ़ोटो लेके जाइए। व्यवस्था यहाँ पर तो बताया गया कि 2 फ़ोटो, लेकिन आप 5 फ़ोटो कम से कम लेकर जाइए और कम से कम 2 दिन वहाँ पर रहने की व्यवस्था करके जाइए, क्योंकि कहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉलेज दूर दिया जाता है, आपको कॉलेज दूर मिल जाता है, आप एडमिशन के जाते हैं, वहाँ पर 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो आप एक अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। तो टोटल कितने सर्टिफिकेट हो गए, मतलब डॉक्यूमेंट हो गए? 10th 12th यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसको ले जाना होगा। ओरिजिनल और फ़ोटो कापी, आप 2-2 फ़ोटो कापी कर लेना और ओरिजिनल सभी ले लेना। इसके अलावा स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जाति आय निवास प्रमाण पत्र और 5 फ़ोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर जो वहाँ पे कोई आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपको अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो ये सब वहाँ पर आपको सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन आपके पास कम से कम इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप एडमिशन लेने जाएँ तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कमी ना लगे। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास टीसी भी होनी चाहिए। जो इंटर की टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लेके जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वैसे आपको टाइम वहाँ पर एडमिशन के टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि आप टीसी बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें झंझट हो जाता है। तो आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, हाई स्कूल यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, रैंक कार्ड यानी स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप लगाई है वो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, 5 फ़ोटो और एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ टीसी सर्टिफिकेट, जो आप इंटरमीडिएट के बाद या हाई स्कूल के बाद आप जो टीसी लेंगे वो होना ज़रूरी है। तो इतने आपके पास डॉक्यूमेंट हों जब आप वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाएँ। आगे बताया जा रहा है विदड्रॉ फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर जो इस विकल्प का आप चयन करते हैं, यह भी विकल्प आपको वहाँ पर दिया जाएगा। विदड्रॉ फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर जो आपने काउंसलिंग प्रक्रिया से विड्रॉल कर लिया तो आपका जो प्रवेश से पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा। और यह काम आप काउंसलिंग के किसी भी स्तर में कर सकते हैं, चाहे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, किसी भी स्तर में कर सकते हैं। आप इस विकल्प को चुन सकते हैं और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो आपने विदड्रॉ फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस इस ऑप्शन का चयन किया तो अंतिम चरण से पूर्व चरण तक आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया संपूर्ण शुल्क, सिक्योरिटी, धनराशि एवं प्रवेश शुल्क वापस ले सकता है। प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा। हाँ, अगर जो आपने ऐसा कर दिया, विड्रॉ आपने कर लिया, तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपका पैसा पूरा वापस हो जाएगा। तो अगर आपको पैसा वापस लेना है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से विड्रॉ कर लीजिए, तो आपका पूरा जो भी आपकी फ़ीस लगी होगी वो सारी फीस वापस हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं शुल्क जो वापसी होगी आपके बैंक खाते में कर दी जाएगी, जिससे आपने पैसे कटवाए होंगे। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग के बाद ही होगी,
यहाँ बताया गया है किसी अन्य खाते में शुल्क वापसी नहीं हो सकेगी। तो आपने जिस खाते में यानी आप जो भी शुल्क वापस होगा वो आपके अभिभावक के खाते में होगा। सॉरी, मैंने वहाँ पे बता दिया कि जिस खाते से कटवाया, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ बताया गया कि शुल्क की वापसी अभ्यर्थी या अभिभावक के बैंक खाते में की जाएगी, अन्य किसी खाते में शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। आगे बताया जा रहा है विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर आप अपना स्वयं या अभिभावक का बैंक खाता विवरण, IFSC कोड, बैंक का नाम, शाखा सब भर के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा और निर्देश में क्या बताया गया है कि सीट आवंटित के पश्चात अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पर निर्धारित शुल्क अगर जमा नहीं कर पाता समय से तो उसकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि अभिलेख सत्यापित कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। हाँ, और SC ST कैंडिडेट है, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो शुल्क पूर्ति या छात्रवृत्ति के पात्र हैं, यानी SC ST के वे कैंडिडेट जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या और चाहते हैं कि फ़ीस में उनको छूट मिले, तो उनको सिक्योरिटी के तौर पर 3000 रुपये तो ज़रूर जमा करने होंगे। अगर जो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं करता है कि 3000 रुपये जमा नहीं करता है एडमिशन के टाइम, तो उसको जो इसके शुल्क पूर्ति है और छात्रवृत्ति का है फॉर्म है, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम से तृतीय चरण तक की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ बताया गया कि मैंने बात कर ली है, फिर आगे बता देते हैं कि प्रथम से तृतीय चरण तक की जो काउंसलिंग हो उसमें केवल UP के कैंडिडेट भाग लेंगे। पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल एक चरण में ही विकल्प का चयन कर सकेंगे। हाँ, ये बात बताई जा रही है कि अगर जो आपने पहले चरण में जो भी आप विकल्प भरेंगे, अगर जो आपको पहले चरण में सीट अलॉट नहीं होती है या आप सीट या उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो उसके बाद आपको दोबारा विकल्प भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपने जो विकल्प भरा होगा उसी के आधार पर आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बताया जा रहा है अगले चरणों में पूर्व में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटित की जाएगी। ये मैंने बता दिया है। सीट आवंटित किस प्रकार से होगा, ओपन और क्लोजिंग रैंक के आधार पर होगा। चतुर्थ एवं पंचम चरण की जो काउंसलिंग होगी, तो ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तीसरे चरण तक की काउंसलिंग में भाग लिया है और उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, या ऐसे कैंडिडेट जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य के बाहर के कैंडिडेट हैं, उनका जो प्रवेश होगा वो चतुर्थ चरण से स्टार्ट होगा। तो चौथे चरण से वो आगे के जो भी चरण हैं उनमें भाग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 विकल्प भर सकते हैं आप केवल। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो भी आपको प्रवेश के लिए जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसको आपको लेना ही होगा। अगर वो आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर यही प्रोसेस छठे से अंतिम चरण तक लागू होगा। फिर वही आपको सीट आवंटित की जाएगी। अगर वो आप प्रवेश नहीं लेते तो निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ भी आपको 10 विकल्प भरने का ऑप्शन होगा। आगे बताया जा रहा है छठे चरण से अंतिम चरण तक के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ पर आपको शुल्क कितना जमा करना होगा। अगर वो प्रवेश शुल्क है वो 3000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर वो आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक कैंडिडेट के लिए है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपका जो भी डाउट है वो व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी डालकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। मैंने कानपुर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से मैंने पॉलिटेक्निक की है मैकेनिकल में। तो मुझे काफ़ी जानकारी है कि आप एडमिशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कॉलेज आवंटन किस प्रकार से होता है, क्योंकि मैं इससे पहले प्रक्रिया में भाग ले चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर जो आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रक्रिया में किसी भी स्तर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो यानी नीचे आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक। तो आप किसी माध्यम से आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपना जो भी आपका डाउट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी अदर टॉपिक पर, जैसे किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें कितने
क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक वालों का एडमिशन होगा। इन सभी बातों के विषय में अगर जो आप चाहते हैं डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर जिस टॉपिक पे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसमें मैं जानकारी दूंगा कौन सा एडेड कॉलेज हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी फ़ीस है, इन सभी बातों में वहाँ पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों अगर तो काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।